नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान तो निश्चित तौर पर आपने सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। और एक बार नहीं, 1000 बार लोग अब इसे रिपीट कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर तो कन्हैया मित्तल ने गाना भी बना दिया और वो भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन मैं गाने का प्रमोशन नहीं करने जा रही, मैं बात करने जा रही हूं आरएसएस की। आरएसएस हो या आरएसएस से पहले नरेंद्र मोदी हो, बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन कर दिया गया है और आरएसएस तो खुलकर मैदान में आ गया है। आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें इसी विचारधारा पर चलना होगा, नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी जी, बटेंगे तो कटेंगे एक ऐसा नारा कह लीजिए, एक ऐसा स्लोगन बन गया है जो योगी के साथ तो हमेशा जुड़ेगा ही, लेकिन आरएसएस जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये कड़वी सच्चाई है। अफगानिस्तान में हम कटे क्योंकि वहां बटे थे, पाकिस्तान में हम कटे क्योंकि वहां हम बटे थे, बांग्लादेश में कट रहे हैं क्योंकि हम वहां बटे थे, मालदीव में हम कटे, इस्लामिक देश बन गया क्योंकि बटे थे। भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है, मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे बिहार का बॉर्डर हो, चाहे असम का बॉर्डर हो, चाहे बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे केरल का बॉर्डर हो, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे गुजरात का बॉर्डर, जितना बॉर्डर पे 300 तहसीलें, सबकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। कश्मीर में हम बटे थे इसलिए कटे। हम कुछ दिन के पहले बंगाल में इलेक्शन के दौरान कटे थे, क्यों? क्योंकि हम बटे थे। तो जहां जहां हम बट रहे हैं वहां वहां कट रहे हैं, लगातार जहां जहां हम कटते जा रहे हैं, जहां जहां हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन सवाल यह है नम्रता जी, ये बांटता है कौन? सबसे ज्यादा जो बांटते हैं वो सफेद पोस्ट बांटते हैं। जिनको पार्षद बनना है, जिनको प्रधान बनना है, जिनको विधायक बनना है, जिनको सांसद बनना है, यही बांटते हैं। और क्यों बांटते हैं? क्योंकि उनको माला चाहिए, मंच चाहिए, माइक चाहिए और मोटा माल चाहिए। जिनको मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है, फटे हालत होती है और जैसे वो पार्षद बन जाते हैं बाद में फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, प्रधान बन जाते हैं स्कॉर्पियो से घूमते हैं। आज की डेट में भारत में जो कानून इतना घटिया है, हमारा इलेक्शन लॉ, जिसके कारण कोई भी माफिया हो, कोई भी हो, वो चाहे जाति का जहर घोले, चाहे भाषा का जहर घोले, चाहे क्षेत्र का जहर घोले, वो सांसद विधायक बन जाता है। न कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, न कोई मैक्सिमम एज लिमिट है। होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास चाहिए, लेकिन सांसद विधायक बनने के लिए कुछ चाहिए नहीं। तो ये सारे जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए भी बांटने वाला काम चल रहा है। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड। आप ये देखो ना कि उत्तर प्रदेश का एक परिवार है, वो लगातार वो एलडीए पीडीए पता नहीं कौन कौन सा बनाता रहता है, और करता क्या है? कभी दलित बनाम संवर्ण करता है, कभी अगड़ों पिछड़ों को करता है, कभी ये करता है, कभी यादव बनाम ठाकुर करता है, कभी ब्राह्मण बनाम ठाकुर करता है। ये बांटता तो रहता है। बिहार का जो एक परिवार है क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है, लगातार बांट रहा है, अगड़ों पिछड़ों को बांट रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित को बांट रहा है। आपका तमिलनाडु का परिवार क्या कर रहा है? सत्ता की खातिर लगातार बांट रहा है। आपका जो है सबसे बड़ा परिवार भारत का, जिसके परिवार से कई लोग प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, वो कर क्या रहा है? बांटी तो रहा है सबको। तो जब तक इनकी सफाई नहीं होगी, मैंने बार बार मैं कहता हूं, फसल तब अच्छी होगी जब बीज अच्छा होगा, और बीज अच्छा होगा और बुआई के पहले जुताई होगी, गुड़ाई होगी, निराई होगी, खरपतवार की सफाई होगी, उसके बाद बुआई होगी और फिर सिंचाई होगी, तब अच्छी फसल पैदा होगी। हम बटेंगे तो कटेंगे, सच्चाई है, लेकिन बटना तब बंद होगा जब बांटने वाली शक्तियां खत्म होगी। ये बांटने वाले नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकारों पे जब इनके ऊपर अंकुश लगेगा, तब मामला रुकेगा। आप जाति के आधार पे जहर घोल के, एक देख लीजिए, यहाँ वेस्ट यूपी से एक आदमी सांसद बन गया, अभी उसको जंतर मंतर पे धमकाया भी था, भगाया भी था। आपको वीडियो, अब नाम में नहीं लेना चाहूंगा, क्यों उसको प्रमोट करो, लेकिन जाति का जहर घोल घोल के तो बना है, दलित बनाम मुस्लिम कर करके बना है। और जबकि सच्चाई क्या है? एक जोगेंद्रनाथ मंडल थे, मैंने उस पर आर्टिकल भी लिखा हुआ है। जोगेंद्रनाथ मंडल, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, से जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे। उनको भारत में भाव नहीं मिला तो सत्ता की खातिर उन्होंने जिन्ना का साथ दिया। सत्ता की खातिर उन्होंने असम के बॉर्डर के कई 3-4 जिलों को पाकिस्तान में मिलवा दिया, और उसके बदले जिन्ना ने उनको इनाम दिया जोगेंद्रनाथ मंडल को, वहां का कानून मंत्री बना दिया। उनकी बस उनके जीवन में एक ही इच्छा थी, मैं कानून मंत्री बन जाऊं।
मतलब उनको बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी ईर्ष्या थी, इतना द्वेष था कि बोले कि अम्बेडकर जो बना वही मैं भी बनूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ कानून मंत्री बने तो जिन्ना उनको वहां बना दिया और 6 महीने में इस्तीफा दे के भागे। दुनिया का सबसे बड़ा इस्तीफा जोगेंद्रनाथ मंडल का है, 26 पेज का इस्तीफा है। क्या लिखते क्या है, मैं यहाँ गया हूँ 300 दलित बेटियों की हत्या हो गई है, यहाँ गया हूँ 500 दलितों का घर जला दिया है, यहाँ गया हूँ पूरा हिंदू भाग रहे हैं, यहाँ गया हूँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कानून मंत्री की चिट्ठी है, अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख रहे हैं, ना मेरा थानेदार मेरी बात सुन रहा है, ना कलेक्टर मेरी बात सुन रहा है, ना तहसीलदार मेरी बात सुन रहा है। सब अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख के चिट्ठी दिया जिन्ना को, वापस फिर बंगाल आ गए, यहीं आके गुमनाम जिंदगी जी के मर गए। ऐसे उस समय एक जोगेंद्रनाथ मंडल ने भारत का इतना नुकसान पहुंचाया था। अभी तो भारत के हर जिले में जोगेंद्रनाथ मंडल पैदा हो चुके हैं। और वो क्यों पैदा हो चुके हैं? क्योंकि हमारा कानून घटिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब कानून कितना सड़ा हुआ है आप सोचिए। एक व्यक्ति ने मुरादाबाद में बोला था, सहारनपुर में बोला था कि हम 42% हो गए हैं, मोदी यहां आएगा तो बोटी बोटी कर दूंगा। इमरान मसूद, ठीक है, क्या हुआ उसका? उसको कोई सजा हुई क्या? उसकी नागरिकता खत्म हुई क्या? उसको जेल भेजा गया? नहीं। क्यों? कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी है। वो तो संसद में पहुंच गया। अगर ऐसे कानून रहेंगे कि बोटी बोटी करने वाला संसद पहुंच जाएगा, फिर तो हर व्यक्ति बोटी बोटी करेगा, हर व्यक्ति बोटी बोटी की आवाज उठाएगा। एक बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, वो भी विधायक बन गए। तो ये जो हो रहा है, तो ये जो नफरत फैलाने वाले, बट जोड़ने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए हैं, जबकि हमारे गोत्र मात्र 125 है, 125 के आसपास है। ठीक है, गोत्र व्यवस्था हमने छोड़ दिया है। सरकारें जाति व्यवस्था को प्रमोट कर रही हैं। जितने भी सरकारी कागज हैं, चाहे वो नौकरी का कागज फॉर्म हो, चाहे आधार बनवाने का फॉर्म हो, चाहे स्कूल में एडमिशन का फॉर्म, उसमें जाति पूछी जा रही है। जाति हमारे यहाँ शादी विवाह में क्या पूछा जाता है? नाम और गोत्र। नाम और गोत्र ही हमारी पहचान थी, जाति हमारी पहचान है नहीं। जातियां तो अभी 2000 साल पहले आई हैं। क्रिश्चियनिटी के बाद कास्टिज्म शुरू हुआ, उसके पहले भारत में कोई जाति होती नहीं थी। चंद्रगुप्त के समय तक कोई जाति नहीं थी। बाकी सब जातियां, ये जितने ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब जो सरनेम यूज हो रहे हैं, सब पिछले 2000 साल में आए। तो अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो हम गोत्र व्यवस्था शुरू कर दें। फायदा क्या होगा? जो गोत्र कश्मीर के लोगों का वही केरल के लोगों का, वही बंगाल के लोगों का, वही गुजरात के लोगों का। जो गोत्र ब्राह्मण का वही क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही दलित का। जो गोत्र जो है हिंदू का वही जैन का, वही बौद्ध का, वही सिख का। तो गोत्र सबको जोड़ देगा, बंटने वाला काम कम हो जाएगा। तो हम सबको जोड़ना चाहते हैं तो पहले जो तोड़ने वालों को हमें खत्म करना पड़ेगा, तोड़ने वालों को हमें भारत से खदेड़ना पड़ेगा। ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि तोड़ने वाले या तो तिहाड़ में रहें या तो विदेश भाग जाए। ये तरीका कर, या तो इटली चले जाएं, जहां ऑस्ट्रेलिया, जहां भागना हो जहां भाग जाए, लेकिन भारत में न रहे। और दूसरा, जो चीजें विभाजनकारी हैं, हमारी न्यायिक व्यवस्था हमें बांट रही है। कैसे आपको बताता हूं। भारत किसी गांव में एक दबंग होता है, किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, अब जैसे उसने कब्जा किया तो 2 घरों में झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था कहती है कि तुम भी 50 गवाह लाओ, तुम भी 50 गवाह लाओ। तो जो दुश्मनी 2 घरों में थी, वो दुश्मनी 51 घरों में हो गई। अल्टीमेटली जिसने कब्जा किया वो भी 50 गवाह ढूंढ के ला रहा है। कहां से लाएगा? गांव के लोगों को लाएगा। जिसके जमीन पे कब्जा हुआ है, वो ये साबित करने के लिए कि मेरी जमीन है, वो भी गवाह लाएगा। कहां से लाएगा? उसी गांव से लाएगा। तो जहां 100 घर के गांव में या 200 घर के गांव में 2 परिवारों में झगड़ा था, वो झगड़ा फैलते फैलते सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण 100 घरों में पहुंच गई। और अगर 6 महीने के अंदर फैसला हो जाए, साल भर के अंदर, तो क्या होगा? बाद में धीरे धीरे भरपाई हो जाएगी। मुकदमा चलेगा 20-30 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर 10-15 साल हाई कोर्ट में, फिर 10 साल सुप्रीम, 50 साल मुकदमा चलेगा। तो 50 साल तक उस गांव की सामाजिक समरसता खत्म हो गई। और क्यों इसलिए खत्म हुई? एक जमीन के झगड़े में। जमीन एक आदमी की गई है, दूसरे को फायदा हुआ है, लेकिन उसके चक्कर में पूरी सामाजिक समरसता खत्म हो गई है। तो ये जो न्यायिक व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से हम बांटने का काम कर रही है। ये जोड़ने का काम नहीं कर, बांटने काम कर रही है। भय बिन होय न प्रीत। सामाजिक समरसता तब आती है जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। सामाजिक समरसता तब आती है जब व्यक्ति परिवार में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दो भाई एकजुट होकर कैसे रहते हैं? तब रहते हैं जब एक तो उनकी परवरिश अच्छी हो, उनकी संस्कार अच्छे हो, दूसरा पिताजी का खौफ हो कि अगर हम आपस में लड़ गए तो पिताजी भी डंडे से ठोकेंगे भी। जब ये खौफ होता है तो दोनों भाई चाहे न चाहे एक होके रहते हैं। और जिस दिन ये खौफ खत्म होता है, परिवार बट जाता है। जिस दिन, जब तक दोनों भाई एक होकर अच्छा यार हम आपस में लड़ेंगे, ऐसा ना हो पिताजी सारी जमीन किसी तीसरे को बांट दें, हमें तो घर से निकाल दें। जब ये खौफ रहता है तब रहते हैं। हमारे देश में
जो बांटने वाले हैं, जो जाति के आधार पे बांट रहे हैं, जो भाषा के आधार पे बांट रहे हैं, जो क्षेत्र के आधार पे बांट रहे हैं, जो दलित बनाम संवर्ण कर रहे हैं, जो अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं, न उसमें किसी की नागरिकता खत्म होती है, न उनको 10-20 साल सजा होती है, न उनकी प्रॉपर्टी जब्त होती है। आय सरिक संपत्ति के मुकदमे चलते रहते हैं। अल्टीमेटली जो करते हैं ना, सत्ता के लिए करते हैं, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनने के लिए करते हैं। और क्यों पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनते हैं? क्योंकि भारत में वो कहते नहीं 5 करोड़ लगाओ और 5 साल में 50 करोड़ बनाओ। तो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है पॉलिटिक्स कि 5 करोड़ लगाना है और 5 साल में 50 करोड़ कमाना है। अगर वही सजा हो जाए, आय सरिक संपत्ति 100% जब्त करने, काला धन 100% जब्त करने, भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए हो जाए, तो इस तरीके से जो विभाजनकारी लोग हैं राजनीति में नहीं आएंगे, फिर अपना कोई दूसरा धंधा व्यापार करेंगे। अभी तो पॉलिटिक्स अट्रैक्शन का कारण है क्या? एक तो 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ, 10 गुना पैसा आ रहा है, पावर आ रही है, माला खूब मिल रहा है, मंच खूब मिल रहा है, माइक खूब मिल रहा है भाषण देने के लिए। तो माला, मंच, माइक और मोटा माल, ये जब तक इस पे ठीक से हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी, तब तक बांटने वालों का खेल चलता रहेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे ये आपका अपना स्टूडियो है। ये स्टूडियो तब साफ होगा जब डेली यहां पोछा लगेगा, लेकिन इसके दरवाजे खिड़कियां भी बंद होंगी। अब आप दिन में 5 बार इसमें पोछा लगाओ और दिन में 5 बार कोई आके यहाँ पे झोला भर भर के यहाँ धूल फेंक के चला जाए, तो बात तो बराबर हो गई, साफ हो ही नहीं पाएगा। तो हम चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे ये वास्तव में धरातल पे आए। हम चाहते हैं कि एक बने सब। हम चाहते हैं जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठें, तो 4-5 काम करना पड़ेगा। गोत्र व्यवस्था को प्रमोट करना पड़ेगा, एक भारतीय चुनाव संहिता लागू करना पड़ेगा, और इस तरीके से जो गद्दारी कर रहे हैं, विभाजन करते हैं, इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाना पड़ेगा। भारत में एक जस्टिस विद इन ईयर सिस्टम लागू करना पड़ेगा। जो आदमी अपराध करेगा उसको साल भर के अंदर दंड देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पे विशेष